Hello, welcome to Git Academy Plus. So today we are going to start our module 4 of the electrical machine course, and the name of the module 4 is induction machine. In this particular lecture we are going to discuss about the introduction to induction machine. We are going to discuss about the syllabus, that what are the different topics which we are going to cover in this particular module. So first of all we will discuss about the syllabus and then we will go for the next points in this particular discussion. तो syllabus में देखिए भाई क्या क्या होने वाला आपके पास syllabus. मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इंट्रोडक्शन होगा इंडक्शन मशीन का. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन टू इंडक्शन मशीन. ठीक है, इसका अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें. उसके बाद अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन. ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास डिस्कशन दैट विल बी रिलेवेंट टू दी, अपन बात करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क के बारे में. कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क. उसके बाद मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर. इसमें एक आध जगह पे एक आध जो पॉइंट होगा वो आगे मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही रहने वाला है. ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन, मोटर के बारे में बात करूंगा. ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन. क्या? स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन. उसके बाद अपन बात करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल के बाद में बात करूंगा टेस्ट ऑन इंडक्शन मशीन. उसके बाद मैं बात करूंगा स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन. ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन के बाद. स्टार्टिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टर रहने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा 8 हो गए ना टॉपिक, तो ये 9th होगा, तो ये रहेगा आपके पास हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मशीन. हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मशीन. उसके बाद रोटर डबल केज रोटर के बारे में बात करूंगा. डबल केज एंड डिप बार केज रोटर के बारे में बात करूंगा. इसको डायरेक्टली रोटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन बोल देते हैं, रोटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन. उसके बाद मैं उसको नाम दूंगा जो नेक्स्ट होगा डैट विल बी व्हाट, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन. सिंगल फेज के बारे में इसका पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाएगा उसमें, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के बारे में. ठीक है, तो ये रहने वाला आपका टोटल सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल 4 ऑफ इंडक्शन मशीन. ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होगा, इंट्रोडक्शन होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क होगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन है, टेस्ट ऑन इंडक्शन मशीन है, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन है. उसके बाद हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मशीन है, रोटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है. एक जगह पे मैंने उसको आई थिंक मिस कर दिया है, टेस्ट ऑन इंडक्शन मशीन, और यहाँ पे लिख लीजिएगा सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मशीन. सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मशीन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली मेनी एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इवन अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी डायरेक्टली सर्कल डायग्राम, मतलब कभी कभी अपन को डेटा दे देगा, उस डेटा की करस्पॉन्डिंग अपन को पूछेगा कि इसका सर्कल डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा. आप एक पेपर में दे देगा, ग्राफ पेपर वगैरह जो होगा उसके ऊपर अपन को दे देगा, और अपन को वहाँ पे उसका सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना होगा. इवन ESC के भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नहीं तो कभी कभी आपको बोलेगा 10 नंबर का क्वेश्चन के लिए बोल देगा वो कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्कल डायग्राम और राइट द स्टेप्स which are taken while drawing the circle diagram. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कि जब आप सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कौन कौन से केयर करने की ज़रूरत होती है, किस टाइप्स के आप पैरामीटर सेलेक्ट करते हो, कहाँ पे कौन सा जो कभी कभी अप्रोक्सीमेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लिया जा सकता है. उसमें ये भी पूछेगा अपन को
कि एक पर्टिकुलर डेटा दिया है, उस डेटा की करस्पॉन्डिंग ये कीजिएगा, इतना डिस्टेंस मतलब दिस एंड दिस एम्पियर इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर, दिस एंड दिस पावर इज इक्वल टू दिस एंड दिस सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग उसमें अप्रॉक्सीमेशन होंगे, वो लेना पड़ेगा। इसके लिए सर्कल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो उसको भी कवर करूंगा मैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, ठीक है। तो अपन स्ट्रेट अवे डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडक्शन मशीन में। इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे कि सबसे पहली बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अपन इंडक्शन मशीन ये वाला चैप्टर पढ़ने के वाले हैं, व्हाई डज इट नीड्स द इंडक्शन मशीन, और why are we understanding और why we are studying induction machine। नीड ऑफ इंडक्शन मशीन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। नीड ऑफ इंडक्शन मशीन, नीड ऑफ इंडक्शन मशीन। देखिए आपके पास जितने भी मतलब जहां पे भी आपको रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, और जहाँ पे भी आपको एक मोटरिंग एक्शन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे भी आपको रोटेशनल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या रोटेशनल या रोटेशन से रिलेवेंट जो भी किसी एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ये सपोज अगर मैं बात करूँ कि ये एक सैनिटाइजर है सपोज, ठीक है, ये सैनिटाइजर की बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो क्या ना कि ये बॉटल मैन्युफैक्चर होने के बाद इस बॉटल का सपोज जो आधा वाला हिस्सा है मतलब कि या सपोज ये वाली बॉटल पकड़ लीजिएगा, ठीक है, ये वाली बॉटल मैन्युफैक्चर हो गई तो बस इसका ये वाला जो मतलब कि ये जो ऊपर वाला जो उसका लीड है, जो ढक्कन है, ये ढक्कन लगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको जैसे बन गई, बनने के बाद एक ऐसा बहुत बड़ा बेल्ट होगा, उस बेल्ट के जरिए उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उस सेक्शन में क्या होगा, उसके ऊपर से एक ढक्कन लगेगा, फिर बाद में पैक होने के बाद आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल मैंने बोला कि बेल्ट है, उस बेल्ट को क्या करना है, मूव करना है कंटिन्यूसली। अब ये मूव करना है तो मतलब ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या करेंगे, मशीन होगा, उस मशीन के शाफ्ट को क्या किया होगा, इसका शाफ्ट कनेक्ट किया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग को क्या करने वाली, रन करने वाले, मैं कह सकता हूँ कि रोटेट करने वाला वो शाफ्ट, ठीक है। तो ये शाफ्ट रोटेट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये बेल्ट भी क्या करेगा, मूव होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये बॉटल्स का भी पोजीशन क्या होगा, मूव होगा। तो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आपको ना मोटर की जरूरत पड़ने वाली है। और जनरली देखा जाए तो अपन जितने भी मोटर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करूँ तो इंडस्ट्री में जितने भी मोटर्स लगते हैं उसमें से 85% जो मोटर होती है दोज ऑल मोटर्स आर द इंडक्शन मोटर, ठीक है। सो अगर मैंने बात करी जैसे इंडस्ट्रियल के बारे में मैंने बात करी, किसी भी इसके बात कीजिएगा जैसे कि आप खेतों की मोटर के बारे में बात करें जहाँ पे आपको पंपिंग एक्शन की जरूरत है, फैन की जरूरत है, केमिकल इंडस्ट्रीज में पेपर मिल्स है, टेक्सटाइल मिल्स है, शुगर इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, हर एक इंडस्ट्री में आपको जो भी जरूरत पड़ने वाली है उसमें इंडक्शन मोटर की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है आपको। आज के डेट में अगर देखा जाए तो रेलवेज में भी इंडक्शन मोटर यूज की जा रही है और इंडक्शन मोटर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि उसका स्पीड कंट्रोल बहुत स्मूथ है, तो आप बहुत अच्छे से उसका स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। अगर उसका स्पीड कंट्रोल इतना आसान है तो मतलब ऑब्वियस है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अपन को कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास जो मोटर है उसकी जो रेटेड एप्लीकेशन है, सपोज अगर मेरे जो मोटर है उसका रेटेड स्पीड 500 आरपीएम है, सपोज 500 आरपीएम है, लेकिन मुझे जो जरूरत है उसकी 300 आरपीएम पे अगर मेरा काम हो जा रहा है तो मैं उसको 300 आरपीएम पे उसको क्या कराऊंगा, रन कराऊंगा। तो अब ऐसे कि मुझे वहां तक उतना जाने की जरूरत नहीं, 500 आरपीएम था तो ये 500 तक उसको रेटेड है तो उसका स्पीड आराम से कंट्रोल करके मैं 300 तक उसको लेके आ सकता हूँ। लेकिन स्पीड कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब इसका स्मूथ स्पीड कंट्रोल होगा। लेकिन इंडक्शन मशीन ऐसा मशीन है कि उसका स्पीड कंट्रोल थोड़ा आसान है, मतलब एकदम स्मूथ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द applications or these are the things because of which we need to understand the induction machine, we need to study the induction machine. Similarly अगर मैं बात करूँ तो जब भी अपन इसके बात करते हैं हाउस होल्ड एप्लीकेशन या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज अगर मैंने बात करी कि मिक्सर है आपके घर में, फैन है या सपोज फ्रीज है या रेफ्रिजरेटर है या एसी है, सपोज एयर कंडीशनर, ये कुछ भी होता है हर एक जगह पे तो आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात मतलब जरूरत पड़ने वाली है। घर में जो पानी की मोटर होती है वो भी कौन से आपके पास इंडक्शन मोटर ही है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। मतलब हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए आपको सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की जरूरत है। जब आप बाहर की मतलब कि आउटवर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो उन एप्लीकेशन के लिए आपको 3 फेज इंडक्शन की मोटर की जरूरत पड़ने वाले। जैसे सपोज अगर आपने खेत में काम किया होगा, खेतों में कभी देखा होगा तो खेतों में जो आपकी कुआं होगा या जो आपके पास ट्यूबवेल होता है उसमें जो मोटर होती है वो कौन सी होती है, 3 फेज इंडक्शन मशीन ही होती है। तो मतलब हर एक जगह पे आपको 3 फेज इंडक्शन मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि out of total motors which are required in industrial application either on for household application or domestic application, most of the motors are the induction motor। क्या बोल रहा हूँ मैं, most of the बोल रहा हूँ, सभी नहीं बोल रहा हूँ, most of the, क्योंकि जहाँ पे बहुत ह्यूज स्पीड की जरूरत होगी ना वहाँ पे इंडक्शन मशीन का स्पीड उतना नहीं होगा, तो वहाँ पे BLDC मोटर की जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें BLDC मोटर की जरूरत पड़ जाती है। तो इससे बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस है कि जहाँ पे आपको उन मोटर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिलहाल अपना जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी टोटली कन्फाइंड एंड कंस्ट्रेंट टुवर्ड्स दी और रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द इंडक्शन मशीन ओनली। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने बोला कि 85% मोटर्स इन द इंडस्ट्रीज आर
induction motors. 85% motors in industry are induction machines. Are what? Induction machine. ठीक है, एक पहला पॉइंट, most of the domestic application most of the domestic applications requires single phase induction machine. सिंगल फेज इंडक्शन मशीन. तो इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है. मैं अगर सपोज उसकी एप्लीकेबिलिटी एरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है और क्या उसके मतलब उसके फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो उसकी एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दी. ठीक है, अगर उसके फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडक्शन मशीन ड्यू टू विच इट इज जनरली यूज्ड इन टुडेज इंडस्ट्रीज एंड इन ऑल अदर एप्लीकेशंस. फीचर्स ऑफ इंडक्शन मशीन. फीचर्स ऑफ इंडक्शन मशीन. ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या होगा उसकी, जैसे कि मैंने बोला कि 85% मोटर्स इन द इंडस्ट्रीज आर इंडक्शन मोटर. इट मींस इट हैज अ वाइड नेटवर्क और इट हैज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ एप्लीकेबिलिटी इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द इंडस्ट्रीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट वाइड एप्लीकेबिलिटी. बहुत ज्यादा जगह पे उसकी डिमांड है. वाइड एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, ये वाली बात है. ठीक है, क्या होता है ना कि जब मैंने आपको डीसी मोटर पढ़ाया था तो डीसी मोटर में देखिए आपने क्या देखा था, जो डीसी मोटर का जो सर्किट था उसमें कैसा देखा था आपने. सपोज अगर मैं डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ तो डीसी मोटर में आपके पास ये आर्मेचर था. ठीक है, ये क्या था, ये आर्मेचर. और ये क्या था आपके पास, दिस वाज नथिंग बट फील्ड वाइंडिंग. सो आर एफ, ये था आर ए. और ये क्या था आपके पास, बैक एम एफ ई बी. और ये था आपके पास टर्मिनल वोल्टेज VT. इस टाइप से. तो जब मैंने बोला था कि मेरे पास क्या था, आर्मेचर था और क्या मेरे पास था, फील्ड वाइंडिंग थी. तो ये था आपके पास आर्मेचर और ये था आपके पास फील्ड वाइंडिंग. ये क्या था आपके पास, फील्ड वाइंडिंग थी. ठीक है, तो आपने इसमें एक बात देखी थी, क्या था, आर्मेचर में और फील्ड वाइंडिंग में तुमने देखा था कि आर्मेचर को भी आपको सेपरेट एक सप्लाई प्रोवाइड करना होता है और फील्ड वाइंडिंग को भी क्या करना होता है, आपको एक सप्लाई प्रोवाइड करना होता है. डीसी शंट मशीन की बात है कि दोनों को तो एक ही सप्लाई दिया है. मतलब क्या, दोनों जो वाइंडिंग से दोनों वाइंडिंग कैसे आपके पास, दोनों वाइंडिंग को आपने एक्साइट किया है. मतलब आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑल्सो एक्साइटेड बाय व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज, वेयर एज दी फील्ड वाइंडिंग इज ऑल्सो एक्साइटेड बाय व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज. इसका मतलब क्या, अगर सपोज मैं इसकी जगह पर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की बात करता हूँ, उसमें भी मुझे आर्मेचर को एक सेपरेट सप्लाई की जरूरत होती थी और फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेट सप्लाई की जरूरत होती है. इसका मतलब क्या, ये जो मशीन है मेरे पास, दिस इज अ डबली एक्साइटेड मशीन. दिस इज व्हाट, डबली एक्साइटेड मशीन. इंडक्शन के बाद जब मैं बात करूंगा सिंक्रोनस मशीन की, इट इज ऑल्सो द डबली एक्साइटेड मशीन. बट एज कंपेयर टू दिस बोथ द मोटर, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो इंडक्शन मशीन जो है उसमें मतलब इसमें दो अलग अलग सप्लाई की जरूरत पड़ती है. हाँ, वैसे सिंक्रोनस में दो अलग अलग की जरूरत पड़ेगी. ये डीसी मशीन है तो उसमें एक ही सप्लाई की जरूरत पड़ेगी. लेकिन इंडक्शन मशीन के बारे में वैसा नहीं है. इंडक्शन मशीन के आपके पास इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन. मतलब क्या, उसको सिर्फ एक ही एक्साइटेशन की जरूरत होती है. सो आई कैन राइट दैट दिस इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन. सिंगली एक्साइटेड मशीन. ठीक है, सो दिस इज द सिंगली एक्साइटेड मशीन. बात समझ में आ गई. उसके बाद क्या है कि जैसे आपने डीसी मशीन देखी थी तो देखिए डीसी मशीन में आप यहाँ पे क्या दिखाते थे, ब्रशेस दिखाते थे. क्या दिखाते थे, यहाँ पे ब्रशेस दिखाते थे. ब्रशेस मतलब क्या, कम्यूटेटर सेगमेंट वगैरह दिखाते थे. अगर यहाँ पे कम्यूटेटर है ही नहीं डीसी मशीन इंडक्शन मशीन में, अगर कम्यूटेटर नहीं है तो बेटा ऑब्वियस है कि उसमें कम्यूटेटर से रिलेवेंट जितना लॉसेस होते थे, जो प्रॉब्लम्स आते थे स्पार्किंग वाले या रिएक्टेंस वोल्टेज वाले, तो उसको नलीफाई करने के लिए आपको या उसको इंप्रूव करने के लिए आप इंटरपोलर वाइंडिंग की बात करते थे या कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की बात करते थे. बहुत अलग अलग आर्मेचर रिएक्शन वगैरह ये वाले कंसेप्ट वगैरह, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, absence of commutator. Absence of what, commutator. ठीक है, उसके बाद क्या, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखा जाए तो सिंपल एंड रज्ड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इस टाइप से.
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर मैं बात करूँ, गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी गुड है, उसमें भी दो अलग अलग चीज़ें होती है कि जैसे कि सपोज अगर मैंने बात करी तो जब मैं दो अलग अलग मशीन्स होंगे उसमें उनके रोटर्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे कि एक होगा आपके पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा होगा आपके पास वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन में वाउंड रोटर जो होता है उसका परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग भी बहुत अच्छा होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत अच्छा होता है। स्क्विरल केज में इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उसको उतना अच्छा बनाया जा सकता है, और उसको अच्छा बनाने के लिए अपन ये वाला एक एक्स्ट्रा यूनिट पढ़ने वाले हैं, रोटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन। तो उसमें देखेंगे उसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके स्टार्टिंग को भी अपन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन बोलेंगे क्या, इट हैज़ अ गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडक्शन मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सपोज अगर मैं बात करूँ किसकी, सपोज अगर मैं इसके जो नेक्स्ट एरिया है उसकी अगर मैं बात करूँ, उसका स्पीड रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए जब मैंने शंट मोटर की बात करी तो डीसी शंट मोटर की, तो डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन कैसा था। डीसी शंट मोटर को जनरली ऐसा भी कहते थे अपन कि इट इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। आपने देखा था कि बहुत ही छोटा सा ड्रॉप आता था उसके स्पीड में, तो इट वाज इक्वल्स टू नेग्लिजिबल, सो यू कैन से दैट इट इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। डीसी शंट मोटर को कैसे बोलते थे, कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो डीसी शंट मोटर थे ना, तो ऐसा भी बोला जाता है इंडक्शन के केस में कि दिस मोटर possess the shunt characteristics, means what, it possess the shunt characteristics like that of the DC shunt motor। तो DC shunt मोटर का जैसा स्पीड आपका कांस्टेंट होता था, सिमिलरली अपन ऐसा बोलते हैं इसके केस में कि इसका स्पीड क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। मतलब नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड दोनों के बीच में जो स्पीड में जो ड्रॉप आएगा तो वो ड्रॉप बहुत ही छोटा होता है। तो इसका जो परसेंटेज रेगुलेशन जो होगा, स्पीड रेगुलेशन बहुत ही छोटा होता है, और यह बहुत ही कम होता है। मैं कह सकता हूँ क्या, उसका स्पीड रेगुलेशन कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि नो लोड और फुल लोड स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, या कैरेक्टरिस्टिक कहने से बेटर है मैं कह सकता हूँ कि इसका नो लोड और फुल लोड स्पीड में इतना ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है कि जितना अदर्स मशीन में होता है, ठीक है। सो आई कैन से दैट इट हैज़ अ गुड स्पीड रेगुलेशन। आप लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में कि देयर इज नॉट दैट मच चेंज इन नो लोड एंड फुल लोड स्पीड ऑफ द इंडक्शन मशीन। बात समझ में आ गई, ठीक है। दिस मशीन पोजेस द शंट कैरेक्टरिस्टिक्स। possess shunt characteristics, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद क्या बोल सकते हैं अपन इंडक्शन मशीन के बारे में, उसकी एप्लीकेबिलिटी के अगर बारे में बात की जाए तो सबसे बढ़िया जो एप्लीकेबिलिटी जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसका जो स्पीड कंट्रोल है बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। सो यू कैन से दैट दिस एज हैविंग अ स्मूथ स्पीड कंट्रोल, स्मूथ स्पीड कंट्रोल। और ये उसका एक रीज़न है कि जिसकी वजह से उसको सबसे ज़्यादा तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है हर एक जगह पे। जैसे कि अगर आप बात करोगे इवन इंडस्ट्रीज़ में भी कह सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास फैन है, आपके पास रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो क्या होता है ना कि मतलब जैसे भी आप अगर मैं सपोज अगर नॉर्मल इसमें अगर मैं बात करूँ तो घरों में भी देखा होगा आपने कि आपके पास जो फैन होता है, फैन का एक रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर को चेंज करके क्या करते हैं आप, उसका स्पीड चेंज करते हैं। क्या करते हैं आप, उसका स्पीड चेंज करते हैं। तो ये भी बहुत आप आसानी से कह सकते हो कि उसका स्पीड आसानी से चेंज किया जाएगा। और एक आपके सिलेबस में उसके ज़्यादा बारे में डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स करके एक सब्जेक्ट है वो जब पढ़ोगे उसमें देखोगे कि आप इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है बाय यूजिंग थायरिस्टर आप क्या करते हो, उसको कंट्रोल करने वाले हैं। बस मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कि स्पीड कंट्रोल टेक्निक, तो उसमें एक टेक्निक ये आएगा कि वोल्टेज को कंट्रोल करके, सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके आप जो स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर किस टाइप से चेंज करने वाले हैं ये उसमें आप उस टाइम पे पढ़ोगे। लेकिन वो जो कंट्रोल होता है ना आपके पास, वोल्टेज को चेंज करके मतलब डायरेक्टली आपको उस पूरी की पूरी वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस ऑपरेशन में भी अगर आप उसकी वोल्टेज चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली उसके जो स्टेटर टर्मिनल से, स्टेटर टर्मिनल में आप थायरिस्टर कनेक्ट कर दीजिएगा, या मैं कह सकता हूँ कि एसी वोल्टेज रेगुलेटर लगा दीजिएगा। 3 फेज एसी वोल्टेज रेगुलेटर लगाने की वजह से आप उसकी जो ओवरऑल 3 फेज सप्लाई, उस सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स फायरिंग एंगल। उस फायरिंग एंगल को चेंज करके आप कंटिन्यूस ऑपरेशन में भी आप क्या कर सकते हो, उसका स्पीड चेंज कर सकते हो इंडक्शन मशीन का। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि थायरिस्टर कंट्रोल इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीड कंट्रोल टेक्निक ऑफ इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी लिख देता हूं चाहे तो, थायरिस्टर स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल बाय यूजिंग थायरिस्टर, या यू कैन से कॉल इट इज व्हाट, एसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। थायरिस्टर स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल लिखना होगा तो पॉसिबल लिख दीजिए, या यू कैन से दैट इट इज द बेस्ट टेक्निक इन ऑर्डर टू
कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मशीन इन द बेस्ट वे, ठीक है। अदर वे भी है लेकिन ये बहुत ही स्मूथ होता है। और क्या है ना कि आप, मैंने जैसे बोला कि ऑपरेटिंग मतलब आपकी मशीन सपोज ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट करने के बाद अगर आपने देखा कि आपके जो अभी जो लोड सपोज अगर बढ़ गया, और लोड बढ़ने की वजह से सपोज अगर उस मशीन का स्पीड बहुत ही कम है, अगर आप चाहते हो उसका स्पीड को बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका फायरिंग एंगल चेंज कर दीजिएगा। जैसे आप फायरिंग एंगल चेंज करके उसके अकॉर्डिंग आपकी वोल्टेज चेंज होगी। अगर आप फायरिंग एंगल थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते गए तो आपको जो वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होते जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो। So these are the many features of induction machine because of which it is generally preferred in industrial application and in other and in many more household, or I can call it as domestic applications as well. So this was all about the features of induction machine. Now अगर suppose मैं उसके applications के बारे में बात करूँ तो उसके applications कहाँ पे आने वाले हैं, वैसे मैंने उसके बारे में बता भी दिया था लेकिन मैं उसको लिख देता हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो सब पता होना चाहिए अपन को। So applications of induction machine, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे आने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्शन मशीन में सबसे पहले एप्लीकेशन जो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे लिखो कमेंट सेक्शन में क्या क्या है। फैन आपने देखा है, फैन में उसका ज़रूरत पड़ती है। रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उसके बाद पानी की जो आपके घर में जो मोटर होती है वो सिंपल मोटर है। मिक्सर है, मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन वो AC DC दोनों के ऊपर चलती है वो मोटर, ठीक है। जो आपके पास यूनिवर्सल मोटर होती है दोनों सप्लाई के ऊपर चल सकती है। उसके बाद फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है। हर एक जगह पे तो इंडक्शन मशीन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जगह पे मतलब, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में अगर मैं बात बोलूँ तो सपोज फैन है, उसके बाद फूड एंड केमिकल या सपोज, ठीक है। पहले मैं जो बेसिक वो लिख लेता हूँ। फैन है, उसके बाद पंप्स है, कन्वेयर है, उसके बाद फूड एंड शुगर इंडस्ट्रीज, क्या फूड एंड शुगर इंडस्ट्रीज, उसके बाद केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, केमिकल एंड व्हाट पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन इंडक्शन मशीन के, आप जो आपको पता है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो दीज आर द मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ विच इंडक्शन मशीन इज जनरली एक्सेप्टेड इन एनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तो ऐसा भी कहा जाएगा कि आप अगर देखोगे तो इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर बस क्या था, अपने आप में एक स्टैटिक डिवाइस है, और इंडक्शन मशीन क्या है, इंडक्शन मशीन एक रोटेटिंग डिवाइस है। लेकिन दोनों के परफॉर्मेंस, या मैं कह सकता हूँ कि बाकी अगर चीज़ें देखोगे आप, जैसे उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे इंडक्शन ट्रांसफार्मर का, और इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेगी कि जो क्या होगी कि सिमिलर होगी। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो उसके इसमें तो क्या था ना, अल्टरनेटिंग आपके पास कोर में उसका फ्लक्स आने वाला होता है। इंडक्शन मशीन में अगर बात की जाए तो उसका जो फ्लक्स होगा अल्टरनेटिंग की जगह क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो आपके पास ट्रांसफार्मर जो होता था उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती थी, और रोटर की यहाँ पे इंडक्शन मशीन की केस में ऐसा नहीं होगा। जो सेकेंडरी होगा आपके पास, मतलब जो रोटर होगी, रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, स्पीड जैसा चेंज होगा, स्लिप जैसे चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद भी और एक दो पॉइंट है कि जैसे इसमें कि स्लिप वाला कंसेप्ट होता नहीं है इंडक्शन ट्रांसफार्मर में, इसमें स्लिप वाला कंसेप्ट होता है। सिमिलरली अगर ट्रांसफार्मर के बारे में अगर बात करी तो अगर मुझे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टर्न्स अगर मुझे पता चल गया, वंस अगर आपने उसके टर्न्स फिक्स कर दिए और उसका वोल्टेज रेशियो अगर सेम है तो, या वोल्टेज रेशियो अगर टर्न्स फिक्स कर दिया मतलब वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाएगा आपके, ठीक है। इंडक्शन मशीन के केस में ऐसा नहीं है, आपने टर्न्स फिक्स भी कर दिया तो भी उसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप जब तक आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं तब तक उसकी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा, या मैं कह सकता हूँ कि जैसा स्लिप चेंज होगा उसके प्रोपोर्शन में आपका जो सेकेंडरी का वोल्टेज होगा, सो कॉल्ड एज रोटर का जो वोल्टेज होगा, रोटर का वोल्टेज क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन दी स्लिप ऑफ द इंडक्शन मशीन। सो इस तरीके से अपन देखेंगे कि मैं सबसे पहले इसके बाद वही हेडिंग डालूंगा और उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा इंडक्शन मशीन एज अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, और अपन देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन, इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर।
ठीक है। तो देखिए भाई क्या होता है ना, जब भी अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, मैं पहले ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इंडक्शन मशीन। तो ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो ये रहेगा आपके पास 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये रहेगी आपके पास प्राइमरी की जिसको आपने सप्लाई कनेक्ट किया होगा। ठीक है, और ये रहेगा आपके पास सेकेंडरी। ये रहेगा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जहाँ पे अपन लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज द व्हाट सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, और दोनों कैसे मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सप्लाई कनेक्ट करूँगा। क्या दूंगा मैं यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ना, जब 3 फेज सप्लाई देने के बाद क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, सप्लाई देने के बाद ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पे उसमें से करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने की वजह से ये फ्लक्स आएगा। फ्लक्स की वजह से इसके अक्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो क्या करेगा, उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या, सोर्स वोल्टेज को अपोज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर अपन ने बात किया था कि इसका जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, इसके साथ भी लिंक करेगा। इसके साथ लिंक करने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसका करंट आएगा, और इसका जो करंट आएगा, दैट करंट विल कंप्लीट इट्स पाथ वगैरह। ये सब अपन इसके पहले डिस्कस किए ट्रांसफार्मर में। उसको ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जब डिस्कस किया था तब भी मैं डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अपन ने उस टाइम पे बात की थी कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, जब मैंने उसके नंबर ऑफ टर्न्स और इसके नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में जब मैंने बात करी थी, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिखे जाते थे, अपन ने बोला था कि जो आपके पास E1 और E2 जो होता है, ये क्या होता है, E1 पर फेज होता है, और जो E2 जो होता है, E2 भी कैसा होता है, पर फेज होता है। सो E1 पर फेज विद रिस्पेक्ट टू E2 पर फेज, दिस वन इज इक्वल्स टू N1 पर फेज, दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन इज इक्वल्स टू N1 पर फेज अपॉन N2 पर फेज, अपॉन व्हाट, N2 पर फेज। ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। और ये भी पर फेज वैल्यू होता है, ये भी पर फेज वैल्यू होता है, और ये भी कैसा होता है, ये पर फेज वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, पर फेज वैल्यू होता है। और आपके पास ट्रांसफार्मर होता है, उसकी क्या होती है, कोर होती है। तो कोर में क्या करता है, आपका जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या करता है, उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। तो ऑब्वियस है कि जो कोर में क्या करेगा, फ्लक्स अल्टरनेटिंग तरीके से, मतलब अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या होता है, आपकी कोर से अपना पाथ कंप्लीट करता है। ठीक है, ये होता है बेसिकली ट्रांसफार्मर के बारे में। सेम केस अगर मैं सपोज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करूंगा तो उसमें थोड़ा चेंज आने वाला है। देखिए क्या होने वाला है इंडक्शन मोटर के केस में। देखिए क्या होता है बेसिकली, ये होता है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के केस में सपोज अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो स्टेटर होगा वो 3 फेज होगा, डेल्टा कनेक्टेड। तो सपोज दिस इज माय डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। ठीक है, ये होगा आपके पास डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। ठीक है, इस टाइप से। R Y and this is what B, R Y B, R B Y लगेगा, लेकिन R Y भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस टाइप से। और मेरे पास जो स्टेटर होगा, स्टेटर कैसा, सपोज अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा जो स्टेटर है, सपोज अगर 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्टेटर है, कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, वो मेंशन कर देगा वैसे आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ से जो भी कुछ सप्लाई आएगा किसको जाएगा, वो स्लिप रिंग के थ्रू, मतलब स्लिप रिंग के थ्रू, स्लिप रिंग आपकी शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड होती है। तो स्लिप रिंग क्या रोटेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रोटर टर्मिनल क्या करने वाले हैं, ये रोटर टर्मिनल होगा। यहाँ पे क्या होगी, स्लिप रिंग्स कनेक्टेड होगी ऐसी। ठीक है, स्लिप रिंग्स होंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होने वाली होगी, यहाँ पे स्लिप रिंग्स होती है। ठीक है, स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग के ऊपर ऐसे लगे होंगे, और ये भी क्या होंगे, स्लिप रिंग के ऊपर लगे होंगे। और क्या होता है, शाफ्ट के थ्रू क्या करते हैं, शाफ्ट में तीनों की तीनों, मैं जब उसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ये मैं उसी टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये बस 3 टर्मिनल है, फिलहाल इतना याद रखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो उसमें इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, दिस इज नथिंग बट दिस स्टेटर होने वाला है। ठीक है,
और ये जो होगा आपके पास दिस इज नथिंग बट व्हाट रोटर। तो इसमें और इसमें दोनों में देखिए डिफरेंस क्या आने वाला है। मैंने बोला कि जो मेरे पास इंडक्शन मोटर है दैट इज नथिंग बट व्हाट रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मोटर में सारी चीजें सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। देखिए इंडक्शन मोटर में अपन क्या करते हैं, ये जो आपके पास स्टेटर होता है, स्टेटर को क्या करते हैं अपन सप्लाई कनेक्ट करते हैं। स्टेटर को क्या कनेक्ट करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि स्टेटर इज सप्लाइड विद द फील्ड, मतलब क्या जो फील्ड वाइंडिंग होती है मेरे पास, कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग इज माई स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग जो होगी मेरे पास, स्टेटर वाइंडिंग, इसको मैं फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जब मैं आपके पास रोटर की बात करूंगा तो रोटर के जो भी कुछ कंडक्टर्स होंगे, रोटर के कंडक्टर कैसे होंगे, सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड होंगे। रोटर कंडक्टर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड बाय मींस ऑफ व्हाट, एंड रिंग्स। ठीक है, जब मैं उसका कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा रोटर का, तो उसमें स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर, तो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा कि उसके कंडक्टर्स को अपने एंडिंग से कैसे शॉर्ट सर्किट किया होते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके पास रोटर वाइंडिंग, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट, आर्मेचर वाइंडिंग, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट, आर्मेचर वाइंडिंग। तो याद रखना कि आर्मेचर किसको बोल रहे हो और फील्ड किसको बोल रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो रोटर कंडक्टर जो होते हैं आपके पास वो कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। और स्टेटर को क्या करते हैं अपन, सप्लाई देते हैं। स्टेटर को सप्लाई देने की वजह से क्या होगा, ये स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में क्या होगा, एयर गैप होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, आपके पास एयर गैप होगा। क्या होने वाला है, एयर गैप होने वाला है। अब आप क्या करने वाले, जो RYB आपके पास जो 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज कैसे होगा, ये बैलेंस 3 फेज सप्लाई होगा। और स्टेटर वाइंडिंग जो होगी, वाइंडिंग भी कैसे होगी, आपके पास बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग होगी। तो होगा क्या, ये आपके पास इसमें भी मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट मेंटेन है, उसमें भी फेज डिस्प्लेसमेंट अगर मेंटेन है, तो यहाँ पे जो आपके पास जो रोटेटिंग जो फ्लक्स आएगा, दैट फ्लक्स विल बी ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्टेटर का जो फ्लक्स होगा, स्टेटर का फ्लक्स विल बी ऑफ, इट विल बी रोटेटिंग मैग्नेटिक होगा, रोटेटिंग फील्ड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि रोटेटिंग स्टेटर फील्ड आएगी। ये रोटेटिंग स्टेटर फील्ड वाया एयर गैप किसके साथ लिंक करेगी, रोटर के साथ लिंक करेगी। किसके साथ लिंक करेगी, रोटर के साथ लिंक करेगी। फिर जितना उसका स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे भी मतलब उसी फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स इसके साथ लिंक करने वाला होगा। ठीक है, अब जब उसी फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स जब आपके पास जो रोटर कंडक्टर्स है, और ये बस मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, लेकिन ये रोटर के कंडक्टर्स होंगे, शॉर्ट सर्किटेड होंगे। अब शॉर्ट सर्किटेड रोटर कंडक्टर को अगर आपके पास जो फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्स उसके साथ लिंक कर रहा है, तो फ्लक्स क्या करेगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा रोटर सर्किट में। तो जो रोटर सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट रोटर सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल कॉज अ रोटर करंट, इट विल कॉज रोटर ईएमएफ, रोटर एमएमएफ, नॉट रोटर ईएमएफ, बिकॉज रोटर ईएमएफ ऑलरेडी इंड्यूस है, उसी की वजह से रोटर करंट आ रही है। ठीक है, तो वो जो रोटर करंट होगी, वो रोटर करंट आएगी। फिर इसकी रोटर करंट और इसका स्टेटर करंट, उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग जो एमएमएफ होंगे, वो एमएमएफ आएंगे, और वो एमएमएफ क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपके पास ये जो रोटर का जो शाफ्ट होगा, वो क्या करेगा, मतलब रोटर स्टार्ट कर देगी रोटेट करना। रोटर क्या करेगी, स्टार्ट करेगी रोटर करना और रोटेट करना। तो इंडक्शन मोटर में और ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पे जो कंडक्टर कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड रोटर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। वहाँ पे क्या होता है, तो कोर होता था, मतलब कोर के जरिए अपन क्या करते होते उसको, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को क्या करते हैं अपन, एक ही इसके ऊपर लेके आते थे। ठीक है, ये होता था उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या एयर गैप है, और यहाँ पे जो आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आने वाली, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी आपके पास, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी वाया एयर गैप विल बी लिंकिंग विद द स्टेटर, सॉरी रोटर कंडक्टर्स। तो इस टाइप से होगा। और मैंने बोला कि जो स्टेटर फील्ड होगी उसको तुम बोलते हो, स्टेटर वाइंडिंग जो होगी उसको तुम फील्ड वाइंडिंग भी बोलोगे, और जो रोटर वाइंडिंग है उसको तुम आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलोगे। आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड होंगे। और ऑब्वियस है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर अगर वो बेस्ड है, तो शॉर्ट सर्किटेड रोटर कंडक्टर्स है, उनको अगर सपोज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टर है और मेरे पास फील्ड कैसी है, रोटेटिंग है, मतलब क्या करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, स्टेशनरी कंडक्टर, और क्या है, रोटेटिंग फील्ड है, और मैं कह सकता हूँ क्या वेरिएबल फील्ड है। तो ऑब्वियस है कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होने ही वाला है। अपन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो बेसिक लॉ पढ़े थे, फैराडेज लॉ, उसमें क्या बोले थे अपन, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फील्ड देयर इज चेंज इन फ्लक्स विल कॉज एन ईएमएफ इंड्यूस। और यहाँ पे कंडक्टर स्टेशनरी और फील्ड कैसे आपके पास रोटेटिंग है, या मैं कह सकता हूँ कि फील्ड कैसे आपके पास चेंजिंग है। फील्ड चेंजिंग होने की वजह से उसमें कंडक्टर का स्टेशनरी, तो उसमें d∅/dt आएगा, तो उसमें कंडक्टर का साथ आने की वजह से उसमें कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास उसमें क्या आने वाला, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। बात समझ में, स्टेटर और रोटर, और सिमिलरली आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, और मैंने जो बोला आपके पास यहाँ पे उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, मतलब किस टाइप से इंड्यूस होने वाली, ये सब चीजें। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आएगा तो मैं अभी उन दोनों के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर, वो अपन डिस्कस करते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्टेटर एंड व्हाट इज रोटर, कौन से मटेरियल से बने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं इंडक्शन मोटर, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं ट्रांसफार्मर।
ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट होगा मेरे पास, जैसे कि मैंने बोला था कि जब मैं स्टेटर को सप्लाई दूंगा तो स्टेटर का जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी रोटेटिंग फ्लक्स होगा, ठीक है। स्टेटर फ्लक्स विल बी रोटेटिंग, तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, स्टेटर फ्लक्स विल बी रोटेटिंग वन, will be of rotating nature. और जो ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स आने वाला होगा कैसा होगा, आपके पास अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जो कोर ऑफ जो ट्रांसफार्मर होगी उससे क्या करेगा, अपना पाथ कंप्लीट करेगा, और ये क्या करेगा, एयर गैप में क्या करेगा, एयर गैप के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगा, और एयर गैप के थ्रू क्या करेगा, वो रोटर के साथ लिंक करने वाला, रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करने वाला। सो फ्लक्स will be of alternating nature, alternating type या alternating nature you can say, ठीक है। frequency of stator and rotor is not same at running condition, या ड्यूरिंग रनिंग कंडीशंस यू कैन से, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, इज नॉट सेम ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज सेम ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, स्टैंड स्टिल, सारी जगह पे उसका सेम है, स्टैंड स्टिल वगैरह इसमें से कुछ होता नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज सेम एट ऑल टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है इंडक्शन मशीन के केस में, अगर सपोज मैं बोलूं तो रोटर ईएमएफ इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, रोटर ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन द स्लीप। सो यहाँ पे देखिए, वंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स आर फिक्स्ड, secondary EMF will be constant, secondary EMF will be constant। क्या होगा, सेकेंडरी EMF कैसा हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर, और ये आपको बेसिक डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो अपन को जब अपन इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तो अपन को बेसिक पूरा का पूरा उसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था उसके बारे में। अब अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज, जैसे कि अपन पता है अपन को प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, सिमिलर केस इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन क्या होगा, स्टेटर किसको बोलते हैं और रोटर किसके बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर। There are two main parts of induction motor। कौन कौन से भाई, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड द नेक्स्ट वन इज रोटर, स्टेटर एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज अ रोटर, ठीक है। तो बात करते हैं स्टेटर के बारे में कि स्टेटर क्या होता है। स्टेटर जो होता है आपके पास, स्टेटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टैंपिंग्स, ठीक है। स्टेटर किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टैंपिंग से बना होता है, सिलिकॉन स्टैंपिंग। आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, और मैंने भी बताया था आपको कि सिलिकॉन स्टैंपिंग इसके लिए क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और एडी करंट लॉसेस भी उसमें कम होता है, लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टैंपिंग से बना होता है, और ये जो सिलिकॉन स्टैंपिंग होते हैं ना, इनको क्या होता है ना, दीज स्टैंपिंग सिलिकॉन स्टैंपिंग्स आर स्लॉटेड एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। उसमें उसके मतलब स्लॉटिंग का नेचर उसको प्रोवाइड किया गया होता है। सिलिकॉन स्टैंपिंग
स्टैंपिंग्स, मैं उसको लिख के दे रहा हूँ, स्टैंपिंग्स आर स्लॉटेड एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब आप स्टेटर ये जो सिलिकॉन स्टैंपिंग से इन सभी को अगर जब आप उसको एग्जैक्टली जो उसका असेंबलिंग कर दोगे, मतलब सभी को असेंबल कर दोगे और एक स्टेटर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दोगे, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, इस बात का केयर करेंगे कि जो उसके स्टेटर के जो इनर मतलब जो इनर पार्ट होगा स्टेटर का, जो गोला मतलब जो पूरा का पूरा आपके पास जो सर्कुलर पार्ट बनेगा, उसके अंदर में अपन क्या इस बात का केयर करेंगे कि उसके अंदर में स्लॉट बनाएंगे। क्या स्लॉट, और ये जो होता है ना आपके पास सिलिकॉन स्टैंपिंग, ये मतलब उसको ही स्लॉटिंग प्रोवाइड की गई होती है, उस तरीके से उसको असेंबल करना सो दैट वी विल ऑब्टेन दी इनर स्लॉट्स। अपन क्या ऑब्टेन करेंगे उसमें, स्लॉट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, एंड दे आर व्हेन, ठीक है मैं उसको भी लिख देता हूं, व्हेन स्टेटर इज असेंबल्ड, व्हेन स्टेटर इज असेंबल्ड inner slots are obtained, yeah, slots are obtained on the inner side of the stator is assembled, the slots are obtained on the inner side of stator। और ये स्लॉट जो बनेंगे कैसे, ये स्लॉट के अलग अलग टाइप होंगे, एक तो ओपन टाइप के स्लॉट हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ओपन टाइप, सेमी ओपन टाइप या सेमी क्लोज्ड या क्लोज्ड, इस टाइप के अलग अलग स्लॉट्स आपके पास बनने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास मैंने बोला कि जो आपके पास जो नेचर बन जाएगा स्टेटर का कि जिसके अंदर में स्लॉट बने होंगे, इन स्लॉट्स के अंदर अपन क्या करेंगे, 3 फेज वाइंडिंग प्लेस करेंगे। क्या प्लेस करेंगे, 3 फेज वाइंडिंग प्लेस करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, स्टेटर वाइंडिंग। दिस वाइंडिंग में भी स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्फिगरेशन जो अपन को रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग। स्टार कनेक्टेड होगा तो स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड होगा तो डेल्टा कनेक्टेड। एंड after having provided this particular configuration, 3 terminals will be brought out from that stator structure। कितने 3 टर्मिनल्स अपन वहां से ब्रॉट आउट करेंगे और उनको क्या करेंगे, सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे, सो दैट अ स्टेटर विल बी सप्लाइड फ्रॉम दी 3 फेज सप्लाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, when all this connection or when all these processor are being done in the inner slots of the stator winding, 3 phase winding is going to be accommodated either in the star connection or in what, a delta connection, and after having the accommodation of the winding in those slots, 3 terminals of that winding will be brought out in order to provide the supply to those 3 terminals। बात समझ में आ रही बेटा बात? इधर आपके पास स्टार कनेक्टेड हो, डेल्टा कनेक्टेड हो, 3 ही टर्मिनल अपन क्या करते हैं उसको ब्रॉट आउट करने वाले, स्टेटर में अपन न्यूट्रल प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप से समझ में आ गया? तो ये था आपके पास स्टेटर के बारे में भाई। अब बात करते हैं अपन रोटर के बारे में। किसके बारे में? रोटर के बारे में। तो देखते हैं कि रोटर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं रोटर क्या होता है। देखिए, बात करते हैं रोटर के बारे में। जैसे स्टेटर मतलब क्या, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी पार्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ द रोटर, रोटर के नाम से पता चल रहा है कि दिस इज गोइंग टू द मूविंग पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ रोटेटिंग पार्ट। तो सपोज अगर मुझे रोटर को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे? रोटर, दिस पार्ट इज ए रोटेटिंग वन, is rotating one and is connected to mechanical load and is connected to the mechanical load, to the mechanical load through the shaft, through the shaft is called as the rotor, you can say like that। ठीक है, so this is nothing but what, this is nothing but rotor, this is nothing but what, rotor। अब रोटर में क्या होता है ना, the electrical to mechanical power conversion takes place in the rotor and this produce a unidirectional torque and produce, you can say, driving torque। ठीक है, so the electrical to mechanical power conversion takes place in rotor, the electrical, क्योंकि मोटर है ना, तो मोटर में क्या होगा, इनपुट इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या होगा मैकेनिकल, और आउटपुट किसके जरिए ले रहे हैं आप, रोटर जो शाफ्ट है, उस रोटर शाफ्ट को आपको एक मैकेनिकल लोड कनेक्ट करोगे, उस मैकेनिकल लोड से आप क्या करने वाले, रोटर से पावर को फेच करने वाले हो। बात समझ में आ गई? सो द इलेक्ट्रिकल
टू मैकेनिकल पावर कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल पावर conversion takes place in rotor, takes place in rotor, and a driving torque is produced, and a driving torque is produced. बात समझ में आ रही भाई, किस टाइप से होने वाला है? ठीक है। अब जो स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर में कुछ जो छोटा सा, मतलब मैंने बोला कि स्टेटर भी कैसा होने वाला, आपके पास सर्कुलर होने वाला है। स्टेटर के बीच में आप क्या रखोगे? रोटर, स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में एयर गैप रहेगा। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि ये जो स्टेटर होगा, स्टेटर के बीच में अपन रोटर रखेंगे, मतलब स्टेटर के अंदर में क्या रखने वाले? रोटर रखेंगे, दोनों के बीच में एयर गैप होगा। दिस रोटर विल ऑल्सो बी इंसुलेटेड फ्रॉम, और आई कैन से दिस विल बी लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द व्हाट लॉसेस। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी लैमिनेटेड। और रोटर जो कि रोटर में दो अलग अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, एक होता है स्क्विरल केज काइंड ऑफ रोटर और दूसरा होता है वाउंड रोटर। एक तो हो सकता है कि रोटर की जो रोटर के अंदर जो स्लॉट बने उसके अंदर में अपन वाइंडिंग प्लेस करके क्या कर सकते हैं, उसको रोटर कंडक्टर बना सकते हैं वहां पे, या अपन बोल सकते हैं कि डायरेक्टली उसके अंदर जो रोटर कंडक्टर्स होंगे उनको क्या किया होगा, अपने एंडरिंग से शॉर्ट सर्किट किया होगा। ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या है, बस एक ऐसा सिलेंड्रिकल नेचर ले लीजिएगा, उस पर कंडक्टर प्लेस कीजिएगा, दोनों कंडक्टर को आप दोनों साइड से क्या कीजिएगा, शॉर्ट कर दीजिएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द रोटर स्ट्रक्चर। सो यू कैन से दैट रोटर is placed inside the stator. क्या? rotor is placed inside the rotor, inside the rotor, and its construction is laminated. You can say what? And it's laminated, and its construction is laminated, and its construction is laminated. Rotor uses silicon steel. Rotor uses silicon steel. ठीक है, इस टाइप से इसका जो नेचर होता है, मैंने जैसे बोला कि सिलेंड्रिकल नेचर का होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर टाइप होता है। ठीक है, और उसके इनसाइड में उसके जो पेरीफेरी होगी, उस पेरीफेरी पे क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रोटर वाइंडिंग को प्लेस कर सकते हैं, और वहाँ से अपन क्या बना सकते हैं, रोटर के कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपके पास रोटर है, द नेचर ऑफ द रोटर इज लाइक ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ए सिलेंड्रिकल वन। ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप के जो पेरीफेरी होगी उसके ऊपर स्लॉट बनाए होंगे, उसी स्लॉट में आप क्या करेंगे, रोटर वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। बात समझ में आ गई? एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर, एंड दिस इज द काइंड ऑफ द, यू कैन से, व्यू ऑफ द रोटर। ठीक है, जो आपके पास इंडक्शन मशीन आने वाली है उसमें दो टाइप का रोटर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो पहला रोटर होगा भाई, उसको तुम बोलोगे स्क्विरल केज रोटर, और जो दूसरा होगा दैट विल बी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर रोटर। सो टाइप्स ऑफ द रोटर, हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ रोटर, मतलब इसका ही पार्ट एक्चुअली हो, टाइप्स ऑफ रोटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन, यू कैन से। तो जो सबसे पहला जो रोटर होगा आपके पास, दैट विल बी नथिंग बट स्क्विरल केज रोटर। क्या होगा, स्क्विरल केज रोटर। और जो नेक्स्ट बनेगा आपके पास, दैट विल बी वाउंड रोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। हाँ ठीक है, बस वाउंड रोटर लिखो, ये बस रोटर के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रोटर अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर जो अपन डिस्कस करेंगे उसमें अपन देखेंगे इन दोनों रोटर के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्विरल केज रोटर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाउंड रोटर इंडक्शन वाउंड रोटर। ये जो स्क्विरल केज, उसको स्क्विरल केज क्यों बोलते हैं, वाउंड रोटर जो तो उसको वाउंड रोटर क्यों बोलते हैं, दोनों में बेस्ट कौन सा है, और किसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, और किसमें अपन को मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अपन वहाँ से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स ऑफ इंडक्शन मोटर, एंड फ्रॉम दैट वी विल कंटिन्यू अ डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच।